क्या होगा अगर आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत सिर्फ 7 दिनों में आपसे छीन ली जाए? क्या होगा अगर आपका सपना जलकर राख हो जाए, और वो भी आपके अपने लोगों के हाथों? और उस वक्त क्या आपका हौसला भी राख बन जाएगा, या फिर वहीं से एक नई शुरुआत होगी? आज की कहानी में हम आपको ले चलेंगे उस मोड़ पर जहां एक बेटे का सपना, एक बहन की शादी और एक परिवार की मजबूरी आपस में टकराने वाली है। ये कहानी है संघर्ष की, त्याग की और उस जिद की जो हार मानना जानती ही नहीं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे संकट से जिसने पूरे घर की नींव हिला दी। रिया की शादी के लिए जो दहेज वाली बाइक लाई गई थी, वह अचानक चोरी हो जाती है। घर में अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई घबराया हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा डरे हुए हैं अरविंद जी, यानी सूरज के पिता। उस बाइक के पीछे उनकी पूरी जमा पूंजी और लोन का बोझ था। उनके दिमाग में अनिल की धमकियां लगातार गूंज रही थी। उन्हें डर था, अगर बाइक नहीं मिली तो रिया की शादी टूट सकती है। घबराहट और डर में अरविंद जी अपना गुस्सा सूरज पर निकाल देते हैं। वह सूरज का कॉलर पकड़ लेते हैं और गुस्से में कांपती आवाज में कहते हैं, मुझे पता है ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर रिया की शादी टूटी तो तू मेरी लाश देखेगा। यह सुनकर सूरज सन्न रह जाता है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अरविंद जी एक ऐसी शर्त रख देते हैं जो सूरज की दुनिया हिला देती है। वो कहते हैं, अगर तूने 7 दिनों के अंदर वो बाइक ढूंढकर नहीं दी तो मैं तुझे आईएएस के एग्जाम में बैठने नहीं दूंगा। सूरज के सामने अब दो रास्ते थे। एक तरफ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना, और दूसरी तरफ उसकी बहन की खुशियां। वो पूरी तरह उलझ चुका था, लेकिन इस मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ी होती है ईशा। ईशा सूरज को हिम्मत देती है और कहती है, अगर हम सच के साथ हैं तो हमें असली चोर जरूर मिलेगा। दोनों असली चोर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। ईशा का दिमाग तेजी से काम करता है। वह सूरज से कहती है, कॉलोनी से बाहर जाने का सिर्फ एक रास्ता है, और वहां एटीएम कैमरा लगा है। अगर चोर बाइक लेकर गया होगा तो वह जरूर कैमरे में कैद हुआ होगा। दोनों तुरंत एटीएम पहुंचते हैं। चौकीदार उनकी मदद करता है और फुटेज दिखाता है। जैसे ही स्क्रीन पर चेहरा नजर आता है, सूरज और ईशा दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कोई अनजान चोर नहीं था, वह था घर का दामाद अनिल। सूरज को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर अनिल ऐसा क्यों करेगा? तभी उन्हें पता चलता है कि अनिल गुलाब हवेली में मौजूद है। दोनों तुरंत वहां जाने का फैसला करते हैं। उन्हें जाते देख अरविंद जी भी पीछे पीछे निकल पड़ते हैं। गुस्से और बेचैनी से भरे सूरज और ईशा गुलाब हवेली पहुंचते हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर वो दंग रह जाते हैं। अनिल आराम से बैठकर चाय पी रहा होता और सामने वही चोरी हुई बाइक खड़ी होती। असलियत ये थी, ये चोरी सिर्फ सूरज का समय बर्बाद करने के लिए की गई थी, ताकि वो एग्जाम से पहले के 7 कीमती दिन बर्बाद कर दे। सूरज अपना गुस्सा संभाल नहीं पाता। वो अनिल का कॉलर पकड़ लेता है और चिल्लाता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की खुशियों से खेलने की? लेकिन अनिल हंसते हुए कहता है, अरे साले साहब, मैं तो बस बाइक की टेस्टिंग कर रहा था, देख रहा था पिकअप कैसा है। इतने में अनिल की नजर खंबे के पीछे खड़े अरविंद जी पर पड़ती है। वो शातिर मुस्कान के साथ इशारा करता है कि अपने बेटे को रोक लो, वरना रिया की बदनामी तय है। ये इशारा मिलते ही अरविंद जी सामने आते हैं, लेकिन सबको चौंकाते हुए वो अनिल को नहीं बल्कि सूरज को डांटने लगते हैं। वो कहते हैं, तू कभी नहीं सुधरेगा। जीजा पर हाथ उठाता है, तू गुंडा था, गुंडा ही रहेगा। ईशा ये सब देखकर हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि सच्चाई सामने होने के बावजूद अरविंद जी अपने बेटे के खिलाफ क्यों खड़े हैं। अपमान से टूटा सूरज घर लौट आता, लेकिन अनिल का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही अरविंद जी को एहसास होता है कि एग्जाम में सिर्फ 7 दिन बाकी है, उन्हें डर सताने लगता है कि अगर सूरज पढ़ाई में लग गया तो अनिल शादी तुड़वा सकता है। इस डर में अरविंद जी एक ऐसा कदम उठा लेते हैं जो सब कुछ बदल देता है। वो सूरज के टेंट में घुसते हैं और उसकी सारी किताबें, नोट्स और फाइलें बाहर फेंक देते हैं। सूरज ये देखकर टूट जाता है। वो हाथ जोड़कर कहता है, पापा, ये मेरी मेहनत है, मुझे एक मौका दे दीजिए। लेकिन अरविंद जी पेट्रोल लेकर आते हैं और किताबों पर छिड़क देते हैं। कुछ ही पलों में सूरज के सपनों में आग लग जाती है। उसकी आंखों के सामने उसका भविष्य जलने लगता है। अरविंद जी चिल्लाते हैं, अब कोई पढ़ाई नहीं, अगले 7 दिन तू सिर्फ अपनी बहन की शादी के काम करेगा। आग की लपटें तेज होती जा रही थी। सब लोग खामोश खड़े तमाशा देख रहे थे, लेकिन एक माँ का दिल ये सब सह नहीं पाता। ताई माँ अपनी जान की परवाह किए बिना आग में हाथ डाल देती है। उनके हाथ बुरी तरह झुलस जाते हैं, लेकिन वो राख में से आधी जली नोटबुक और कुछ पन्ने निकाल लाती है। वो कांपते हाथों से वो नोटबुक ईशा को देती है और इशारों में कहती है, मेरे बेटे को हारने मत देना। सब लोग वापस चले जाते हैं
लेकिन सूरज पूरी तरह टूट चुका होता है। वह राख को देखते हुए कहता है, ईशा जी, सब खत्म हो गया, मैं अब एग्जाम नहीं दूंगा। तभी ईशा उस राख में से एक जला हुआ कोयला उठाती है। वह सूरज का हाथ पकड़ती है और उसे टेंट के अंदर ले जाती है। वो सफेद दीवार पर लिखती है, ओपीएससी टारगेट 7 डेज। ईशा कहती है, सूरज, पापा जी ने कागज जलाया है, तुम्हारा ज्ञान नहीं। अगर किताबें नहीं हैं तो आज से ये दीवारें तुम्हारी किताबें हैं और ये जमीन तुम्हारा कागज। ईशा आगे कहती है, मुझे यकीन है पापा जी के इस व्यवहार के पीछे किसी का हाथ है और मैं सच जरूर सामने लाऊंगी। लेकिन अगले 7 दिन हमें दोहरी लड़ाई लड़नी होगी, दिन में शादी की जिम्मेदारी और रात में तुम्हारी पढ़ाई। ईशा की बातें सुनकर सूरज के अंदर बुझ चुकी उम्मीद फिर जल उठती है। वह कोयला उठाता है और दीवारों पर गणित के फार्मूले, इतिहास की तारीखें और नोट्स लिखना शुरू कर देता है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि जिद दिखाई दे रही थी। लेकिन कहानी का असली मोड़ अभी बाकी है। गुलाब सिंह, जो पहले से ही सूरज को आईएएस बनने से रोकना चाहता है, अब वो कौन सा नया षड्यंत्र रचेगा? क्या सूरज 7 दिनों में अपने सपनों को फिर से खड़ा कर पाएगा? क्या ईशा सच का पर्दाफाश कर पाएगी? और क्या अरविंद जी को अपनी गलती का एहसास होगा? ये सब जानना बेहद दिलचस्प होने वाला है।